क्या आज की शिक्षा प्रणाली हमें वास्तव में शिक्षित बना रही है, या हम सिर्फ अच्छे कर्मचारी, आज्ञाकारी नागरिक और सिस्टम के पुर्जे बनकर रह गए हैं? ओशो की क्रांतिकारी पुस्तक शिक्षा और जागरण केवल स्कूल और कॉलेज की बात नहीं करती, ये जीवन की शिक्षा की बात करती है। ये किताब हमें बताती है कि असली शिक्षा क्या है और कैसे आज की शिक्षा ने हमारी चेतना, हमारी मौलिकता को दबा दिया है। आइए इस अद्भुत पुस्तक के सार को समझते हैं, एक सरल, रोचक और गहराई से भरे अंदाज में। अध्याय 1, शिक्षा या प्रशिक्षण। ओशो। इस पुस्तक की शुरुआत एक बेहद बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। क्या आज जो कुछ भी हम शिक्षा के नाम पर ग्रहण कर रहे हैं, वह वास्तव में शिक्षा है, या यह केवल एक सुनियोजित प्रणाली है जो इंसान को एक खास सांचे में ढालने का काम करती है? ओशो की नज़र में शिक्षा का मौजूदा स्वरूप असल में ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है। एक ऐसी प्रक्रिया जो मनुष्य को जीवंत और जागरूक बनाने के बजाय उसे एक उपयोगी मशीन, एक अच्छा कर्मचारी या एक आज्ञाकारी नागरिक बनाने तक सीमित है। यह शिक्षा नहीं, बल्कि एक व्यवस्था है जो मौलिकता को कुचल देती है और सोचने की क्षमता को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। इस अध्याय में ओशो विशेष रूप से इस बात पर बल देते हैं कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह बिल्कुल नया, जिज्ञासु और सवालों से भरा होता है। वह हर चीज़ को जानना चाहता है, छूना चाहता है, अनुभव करना चाहता है। लेकिन जैसे ही वह औपचारिक शिक्षा के दायरे में प्रवेश करता है, उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। उसे बताया जाता है कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है, और सबसे खतरनाक बात, क्या नहीं सोचना है। यहीं से उसकी मौलिकता का ह्रास शुरू होता है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय उसके मन को सीमाओं में बांध देते हैं। ये संस्थाएं उसे रचनात्मकता और आत्मचिंतन नहीं सिखाती, बल्कि उसे तथ्यों और सूचनाओं की भीड़ में उलझाकर एक अनमोल मानव संभावना को खो देती है। ओशो का कहना है कि आज की शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य ज्ञान देना नहीं है, बल्कि जानकारी देना है। और जानकारी, चाहे वह कितनी भी अधिक क्यों न हो, कभी भी बोध नहीं बन सकती। ज्ञान तब जन्म लेता है जब व्यक्ति खुद देखता है, खुद अनुभव करता है और खुद समझता है। लेकिन जब बच्चा सिर्फ रट कर उत्तर लिखता है, तो वह न अपने भीतर उतर पाता है, न किसी चीज को गहराई से समझ पाता है। यह प्रणाली व्यक्ति को इतना व्यस्त और भ्रमित कर देती है कि वह जीवन के मूलभूत प्रश्न, जैसे मैं कौन हूं, मुझे क्यों जन्म मिला है, मुझे किस दिशा में जाना है, इन पर विचार करने का समय ही नहीं निकाल पाता। ओशो यह भी कहते हैं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली जानबूझकर ऐसी बनाई गई है कि लोग ज्यादा जागरूक न हो सकें, क्योंकि एक जागरूक व्यक्ति कभी भी अन्याय, शोषण या अंधविश्वास को स्वीकार नहीं करेगा। वह सवाल पूछेगा, विरोध करेगा और अपनी स्वतंत्रता की मांग करेगा। लेकिन समाज, राजनीति, धर्म और सत्ता की व्यवस्था को ऐसे लोग खतरनाक लगते हैं। इसीलिए शिक्षा का उपयोग एक साधन के रूप में किया गया, ताकि इंसान विद्रोही न बने, बल्कि झुका हुआ, डरपोक और अनुकरण करने वाला बना रहे। इस अध्याय में ओशो एक सुंदर और सार्थक उदाहरण भी देते हैं। वे कहते हैं कि अगर एक बच्चा नदी को जानना चाहता है, तो शिक्षक उसे सिर्फ नदी की परिभाषा दे देता है। नदी एक बहता हुआ जल स्रोत है, लेकिन क्या इस परिभाषा से बच्चा नदी को जानता है? नहीं। वह तब तक नदी को नहीं जान सकता जब तक वह उसमें उतरकर उसकी ठंडक न महसूस करे, उसकी धाराओं से न खेले, उसकी गहराई को न समझे। यही बात शिक्षा के साथ भी है। जब तक आप खुद न खोजें, खुद न अनुभव करें, तब तक ज्ञान अधूरा है, और जब खोज दबा दी जाती है तो शिक्षा मर जाती है। ओशो इस पहले अध्याय में हमें एक चेतावनी भी देते हैं। वे कहते हैं, अगर शिक्षा केवल स्मृति बनकर रह गई, तो वह मनुष्य की आत्मा को मरने पर मजबूर कर देती है। फिर व्यक्ति मशीन बन जाता है, संवेदना शून्य, उदास और भीड़ का हिस्सा। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य तो यह होना चाहिए कि व्यक्ति को भीतर की ओर मोड़ा जाए, ताकि वह खुद को जान सके, अपने भीतर की चेतना से जुड़ सके और अपने जीवन का स्वामी बन सके। जब तक यह नहीं होता, तब तक हम शिक्षित नहीं, केवल प्रशिक्षित प्राणी हैं। अगर शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य स्वतंत्रता है और वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमें केवल अनुकरण सिखा रही है, तो क्या हम अनजाने में अपने बच्चों को भी उसी अंधकार में धकेल रहे हैं जिससे हम खुद कभी बाहर नहीं निकल पाए? और अगर यह सत्य है, तो क्या ऐसा कोई मार्ग है जो हमें इस नकली शिक्षा से बाहर निकालकर
सच्चे ज्ञान की ओर ले जाए? इसी प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा अगले अध्याय में, जहां ओशो बात करेंगे कि ध्यान और मौन की भूमिका क्या हो सकती है एक नई जागरूक शिक्षा के निर्माण में। अध्याय 2, शिक्षा और ध्यान, भीतर की यात्रा की शुरुआत। ओशो इस अध्याय में एक बहुत ही क्रांतिकारी और आज के शिक्षा विमर्श से लगभग अनुपस्थित विचार प्रस्तुत करते हैं कि असली शिक्षा वहां से शुरू होती है जहां बाहरी शब्द समाप्त होते हैं और मौन आरंभ होता है। वे कहते हैं कि जब तक शिक्षा केवल शब्दों, परिभाषाओं और सूचनाओं तक सीमित है, तब तक वह केवल बौद्धिक भार बन जाती है। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य केवल जानना नहीं बल्कि देखना है, और देखने की पहली शर्त है मौन। ओशो ध्यान को शिक्षा का मूल आधार मानते हैं। उनके अनुसार ध्यान कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, अपने भीतर उतरने की कला। वे कहते हैं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल बाहर पर केंद्रित है। आंखें किताबों में, कान अध्यापकों में और दिमाग परीक्षाओं में उलझा रहता है। लेकिन कभी भी छात्र को यह नहीं सिखाया जाता कि वह अपने भीतर झांके, अपने विचारों को देखे और उस मौन को अनुभव करे जहां से उसकी चेतना जन्म लेती है। ओशो जोर देते हैं कि बिना ध्यान के शिक्षा केवल रटी रटाई प्रतिक्रियाएं पैदा करती है। वह व्यक्ति को ज्ञानी नहीं बल्कि सूचना भंडारण यंत्र बना देती है। ध्यान, इसके विपरीत, व्यक्ति को विचारों की भीड़ से निकालकर विचार के स्रोत की ओर ले जाता है। और जब व्यक्ति विचार से परे जाता है, मौन की स्थिति में पहुंचता है, तभी उसके भीतर प्रकाश उत्पन्न होता है। यही प्रकाश सच्ची शिक्षा है। वह किसी किताब से नहीं आता, वह भीतर की खोज से आता है। इस अध्याय में ओशो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को इतना सजग बनाना होना चाहिए कि वह खुद को जान सके, न कि केवल दूसरों की कही बातें दोहराने लगे। वे स्पष्ट करते हैं कि जो विद्यार्थी केवल दूसरों के विचारों को संग्रहित करता है, वह ज्ञानी नहीं बल्कि एक रिकॉर्डिंग मशीन है। शिक्षा की शुरुआत वहां होती है जहां हम सीखते हैं खामोश बैठना, खुद को देखना और बिना प्रतिक्रिया के भीतर के अनुभव को ग्रहण करना। ओशो यह भी बताते हैं कि ध्यान कोई सीखने की चीज नहीं है, बल्कि उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जिस प्रकार प्रेम को आप किताबों से नहीं समझ सकते, वैसे ही ध्यान को भी आप सिद्धांतों से नहीं जान सकते। और इसलिए शिक्षा में ध्यान का समावेश न होना सबसे बड़ा अभाव है। मौजूदा शिक्षा प्रणाली छात्रों को सफलता की दौड़ में झोंक देती है, लेकिन उन्हें यह कभी नहीं सिखाती कि सफलता क्या है, क्यों है और क्या उससे परे भी कुछ है। ध्यान से शिक्षा में एक और क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। वह है स्वायत्तता। जब विद्यार्थी ध्यान करता है, तो वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। वह अपने उत्तर खुद खोजता है, अपनी समस्याओं को भीतर से समझता है। ऐसा विद्यार्थी सिर्फ परीक्षा में पास नहीं होता, बल्कि जीवन में सजग और जागरूक होकर जीता है। ओशो यहाँ एक सुंदर बात कहते हैं, ध्यान शिक्षा को अर्थ देता है, वरना शिक्षा केवल जीवन की तैयारी बनकर रह जाती है और जीवन कभी आता ही नहीं। उनका इशारा उस भयानक सच्चाई की ओर है जिसमें विद्यार्थी 20 से 25 साल तक सिर्फ तैयारी में लगे रहते हैं, लेकिन कभी खुद को जी नहीं पाते। ध्यान वह द्वार है जिससे शिक्षा केवल भविष्य की योजना नहीं, वर्तमान की उपस्थिति बन जाती है। ओशो का मत है कि अगर हम ध्यान को शिक्षा का हिस्सा बना दें, तो स्कूल और विश्वविद्यालय केवल डिग्री बांटने की जगह नहीं रहेंगे, वे आत्मा के मंदिर बन जाएंगे। ऐसे केंद्र जहां बच्चा केवल जानकार नहीं बनेगा, बल्कि जागृत मनुष्य बनेगा। क्या हम अपने बच्चों को यह सिखा रहे हैं कि दुनिया में सफल कैसे हों, लेकिन यह नहीं सिखा रहे कि खुद से कैसे मिले? और अगर ध्यान ही असली शिक्षा की कुंजी है, तो क्यों नहीं है वह हमारे स्कूलों की किताबों, पाठ्यक्रमों और दिनचर्या में? इस सवाल का उत्तर ओशो तीसरे अध्याय में देते हैं, जहां वे बताते हैं कि प्रेम, स्वतंत्रता और शिक्षा के बीच क्या गहरा संबंध है। अध्याय 3, शिक्षा, प्रेम और स्वतंत्रता, सीखने का आध्यात्मिक आयाम। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक अत्यंत मौलिक दृष्टिकोण से करते हैं। वे कहते हैं कि शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति को इतना स्वतंत्र बनाना कि वह प्रेम कर सके। ये वाक्य सुनते ही यह प्रश्न जन्म लेता है, प्रेम और शिक्षा का क्या संबंध? लेकिन ओशो इसे एक अनोखे लेकिन अत्यंत स्पष्ट तरीके से स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम वही कर सकता है जो मुक्त हो,
जिसकी सोच, चेतना और आत्मा किसी बाहरी अनुशासन, डर या लालच के अधीन न हो। लेकिन आज की शिक्षा व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं बनाती, बल्कि उसे अनुकूल बनाती है, समाज के लिए, व्यवस्था के लिए और सत्ता के लिए। इस प्रक्रिया में उसकी मौलिकता, उसकी स्वतंत्र सोच और उसकी प्रेम करने की क्षमता धीरे धीरे मुरझा जाती है। ओशो कहते हैं कि प्रेम किसी पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन अगर शिक्षा सही दिशा में हो तो वह व्यक्ति को इतना संवेदनशील, जागरूक और स्वतंत्र बनाती है कि प्रेम उसमें स्वयं फूट पड़ता है। ओशो का मानना है कि जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उससे प्रेम नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा सिखाई जाती है। हर बच्चे को बताया जाता है कि उसे दूसरों से आगे निकलना है, और यह आगे निकलना धीरे धीरे उसे अलगाव, अहंकार और डर की ओर ले जाता है। और जहाँ डर और अहंकार होता है, वहाँ प्रेम नहीं रह सकता। इस अध्याय में ओशो कहते हैं कि शिक्षा को प्रेम आधारित बनाना होगा, जहाँ हर बच्चा यह महसूस करे कि वह अपने आप में पूर्ण है और उसे किसी से बेहतर नहीं बनना, बल्कि खुद को समझना है। यहाँ ओशो एक अत्यंत भावनात्मक बात भी कहते हैं। प्रेम का पहला अनुभव माता पिता से आता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ भी प्रेम अक्सर शर्तों में बंधा होता है। वे कहते हैं कि जब माता पिता बच्चे से यह कहते हैं कि अगर तुम यह करोगे तो हम तुमसे प्रेम करेंगे, तो प्रेम नहीं, व्यापार जन्म लेता है। इसी प्रकार स्कूलों में भी अगर शिक्षक केवल परिणाम देखकर प्यार करें, तो बच्चा खुद को केवल उपलब्धियों के जरिए मापता है, और इस प्रक्रिया में उसकी आत्मा सिमट जाती है। ओशो यहाँ शिक्षा को स्वतंत्रता की प्रयोगशाला के रूप में देखने का प्रस्ताव रखते हैं। वे कहते हैं कि एक सच्ची शिक्षण प्रक्रिया वह होगी जिसमें बच्चे को सोचने, सवाल करने और गलती करने की आज़ादी हो, क्योंकि जब कोई गलती करने में सुरक्षित महसूस करता है, तभी वह नया सीख सकता है। और जब कोई अपनी सोच को बिना भय के अभिव्यक्त कर सकता है, तभी वह प्रेम कर सकता है, खुद से भी और दूसरों से भी। इस अध्याय में ओशो स्पष्ट करते हैं कि शिक्षा केवल बुद्धि के विकास की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हृदय को, आत्मा को और अस्तित्व को छूने की प्रक्रिया है। जब शिक्षा केवल करियर तक सीमित हो जाती है, तो वह जीवन को संकुचित कर देती है। लेकिन जब उसमें प्रेम और स्वतंत्रता का रंग भर जाता है, तो शिक्षा एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाती है, स्वयं की ओर लौटने की यात्रा। क्या हम अपने बच्चों को यह सिखा रहे हैं कि वे कितने नंबर लाएं, लेकिन यह नहीं सिखा रहे कि वे खुद से और दुनिया से प्रेम कैसे करें? अगर शिक्षा से प्रेम का जन्म नहीं होता, तो क्या वह शिक्षा या सिर्फ एक मानसिक बंदिश है? ओशो अगले अध्याय में बात करते हैं कि कैसे समाज, धर्म और सत्ता की शक्तियां एक जागरूक शिक्षा को जन्म नहीं लेने देती, और क्यों हर युग में सच्चे शिक्षक खतरे माने गए हैं। अध्याय 4, सत्ता, समाज और धर्म की साजिश। शिक्षा को जागरण बनने से रोकना क्यों जरूरी है? ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक तीखी लेकिन सत्यपरक उद्घोषणा से करते हैं। हर युग में सत्ता को ऐसे व्यक्ति से डर लगा है जो सोच सकता है, देख सकता है और सवाल पूछ सकता है। वे स्पष्ट करते हैं कि सच्ची शिक्षा कभी भी सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं होती, वह व्यक्ति को जागृत बनाती है। और एक जागरूक व्यक्ति न किसी धर्म के अंधविश्वास में फंसता है, न किसी राजनीतिक नेता की गुलामी करता है, और न ही सामाजिक रूढ़ियों के आगे सिर झुकाता है। इसीलिए इतिहास गवाह है कि हर युग की सत्ता ने ज्ञान देने वाले नहीं, आज्ञाकारी नागरिक तैयार करने वाली शिक्षा को बढ़ावा दिया है। ओशो कहते हैं, वर्तमान शिक्षा प्रणाली एक बहुत ही शातिर योजना का हिस्सा है। यह मनुष्य को विद्रोही नहीं, अनुकरणशील बनाना चाहती है। वह व्यक्ति जो सोचने लगेगा, वह सवाल उठाएगा, और जो सवाल उठाएगा, वह कहेगा, मुझे यह व्यवस्था स्वीकार नहीं। और यहीं से खतरा शुरू होता है, सत्ता के लिए, धर्म के लिए, परंपरा के लिए। ओशो बताते हैं कि हर सत्तावादी समाज ने अपने अपने तरीके से शिक्षा को नियंत्रण का माध्यम बनाया है। कुछ ने उसे धर्म से जोड़ दिया ताकि व्यक्ति ईश्वर के नाम पर डरता रहे। कुछ ने शिक्षा को राष्ट्रवाद का हथियार बना दिया ताकि व्यक्ति अपने झंडे के लिए मरने को तैयार हो जाए, लेकिन कभी यह न पूछे कि जीना कैसे है। और कुछ ने शिक्षा को केवल अर्थोपार्जन का साधन बना दिया ताकि व्यक्ति बस एक नौकरी के लिए जिए और जीवन का कोई गहरा प्रश्न उससे छू ही न सके। इस अध्याय में ओशो यह भी कहते हैं कि सत्ता को स्कूलों में बुद्ध नहीं चाहिए, बंदर चाहिए।
ऐसे छात्र जो आज्ञाकारी हों, मेहनती हों, लेकिन चिंतनशील ना हों। क्योंकि एक बार अगर बच्चा सोचने लगे कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, क्या यह मेरे जीवन को अर्थ देगा? या जो मुझे सिखाया जा रहा है, क्या वह मेरे अनुभव से मेल खाता है? तो वह उस नींव को ही हिला देगा जिस पर पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। ओशो इस बात को लेकर भी बेहद स्पष्ट हैं कि हर युग में शिक्षक या गुरु जो सच्ची जागरूकता पैदा करना चाहते थे, उन्हें या तो मारा गया या बहिष्कृत किया गया। सुकरात को झड़ दिया गया क्योंकि वह युवाओं को सोचने की कला सिखाता था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया क्योंकि वह प्रेम और स्वतंत्रता की बात करता था। और बुद्ध को उनके ही देश में भुला दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा था, प्रकाश अपने भीतर खोजो। ऐसी शिक्षा सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यहाँ ओशो एक बेहद मार्मिक प्रश्न उठाते हैं। क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ इसीलिए शिक्षित कर रहे हैं कि वे कभी भी व्यवस्था से प्रश्न न करें? अगर शिक्षा हमें भीतर से निर्भीक नहीं बनाती, अगर वह हमारे भीतर की स्वतंत्र चेतना को नहीं जगाती, तो वह शिक्षा नहीं, केवल सांस्कृतिक गुलामी है। ओशो के अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति को अपनी आत्मा से जोड़ दे, ताकि वह न किसी धर्म से डरे, न किसी नेता से, न समाज के तानों से। ओशो यह भी बताते हैं कि एक जागरूक व्यक्ति कभी क्रांति नहीं करता हथियारों से, वह करता है बोध से। और यही सबसे गहरी क्रांति होती है, जो भीतर होती है, लेकिन बाहर की दुनिया को भी बदल देती है। सत्ता को इसीलिए सच्चे शिक्षक से डर लगता है, क्योंकि वह बम नहीं बनाता, बुद्ध बनाता है। और एक बुद्ध सत्ता की नींव को ही हिला सकता है। क्या आज की शिक्षा हमारे बच्चों को इतना सजग बना रही है कि वे खुद से यह पूछ सकें, मैं कौन हूं? या फिर हम उन्हें उसी मशीन में ढाल रहे हैं जो चुपचाप आज्ञा मानती है, लेकिन कभी नहीं पूछती, मैं अपनी जिंदगी खुद क्यों नहीं चुन सकता? इसका उत्तर ओशो अगले अध्याय में देते हैं, जहां वे बताते हैं कि एक नई शिक्षा व्यवस्था कैसी हो सकती है, जो डर नहीं, स्वतंत्र आत्मा को जन्म दे। अध्याय 5, एक नई शिक्षा व्यवस्था की ओर, मौलिकता, ध्यान और स्वतंत्रता का संगम। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक गहरी दृष्टि से करते हैं। हमें शिक्षा को बदलना नहीं है, हमें शिक्षा को पुनर्जन्म देना है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये उसी तरह का परिवर्तन है जैसे बीज को मिट्टी में डालकर उसे पूरी तरह नया जीवन दिया जाए, अंकुर के रूप में। ओशो के अनुसार वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल शरीर और बुद्धि को तैयार करती है, लेकिन आत्मा को स्पर्श नहीं करती। और यही कारण है कि शिक्षित व्यक्ति आज भी भीतर से असुरक्षित, भयभीत और बेचैन है। ओशो एक ऐसी शिक्षा की कल्पना करते हैं जहां पहला पाठ स्वयं को जानने का हो। वे कहते हैं कि स्कूलों में सबसे पहले बच्चों को ध्यान सिखाया जाना चाहिए, न कि गणित, विज्ञान या इतिहास। क्योंकि जब बच्चा खुद से जुड़ना सीखता है, अपने मन को देखना, अपने विचारों को समझना और मौन में उतरना, तब उसका विकास केवल जानकारी तक सीमित नहीं रहता, वह जागरूकता में रूपांतरित हो जाता है। इस अध्याय में ओशो कहते हैं कि नई शिक्षा व्यवस्था को 3 स्तंभों पर खड़ा होना चाहिए: ध्यान, प्रेम और स्वतंत्रता। ध्यान व्यक्ति को भीतर से शांत बनाता है, प्रेम उसे दूसरों के प्रति करुणामय बनाता है और स्वतंत्रता उसे स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता देती है। अगर यह तीनों चीजें किसी भी विद्यालय में मौजूद नहीं हैं, तो वह संस्थान चाहे जितनी भी डिग्रियां बांटे, वह व्यक्ति को जीवन के योग्य नहीं बनाता, वह केवल उसे व्यवस्था के लिए उपयोगी बनाता है। ओशो इस अध्याय में शिक्षक की भूमिका को भी पूरी तरह से पुनर्परिभाषित करते हैं। वे कहते हैं कि शिक्षक को केवल जानकारी देने वाला नहीं, बल्कि प्रेरणा देने वाला, मार्गदर्शक और मित्र होना चाहिए। शिक्षक वही है जो खुद ध्यान में डूबा हो, जो खुद प्रेम जानता हो और जो दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करता हो। ओशो कहते हैं, आप वह नहीं सिखा सकते जो आपने खुद न जाना हो। इसलिए जब तक शिक्षक खुद भीतर से परिवर्तित नहीं होंगे, तब तक शिक्षा सिर्फ औपचारिकता बनी रहेगी। इस नई शिक्षा में परीक्षा का उद्देश्य मूल्यांकन नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति होना चाहिए। बच्चे को यह मौका दिया जाए कि वह जो महसूस करता है उसे रचनात्मक ढंग से व्यक्त कर सके, कविता, चित्र, संगीत, नृत्य या मौन के माध्यम से। ओशो का कहना है कि शिक्षा केवल बौद्धिक विकास नहीं, बल्कि पूर्ण मनुष्य का निर्माण होना चाहिए। ऐसा मनुष्य जो सोच सकता है, लेकिन साथ ही महसूस भी कर सकता है,
जो ज्ञान रखता है लेकिन साथ ही विनम्रता और करुणा भी। ओशो यह भी कहते हैं कि एक नई शिक्षा व्यवस्था के लिए समाज को भी अपनी प्राथमिकताओं को बदलना होगा। अगर माता पिता सिर्फ इस बात की चिंता करेंगे कि बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या लाखों कमाए, तो बच्चा कभी वह नहीं बन पाएगा जो उसके भीतर का बीज चाहता है। नई शिक्षा का अर्थ है हर बच्चा अपने स्वभाव के अनुसार खिले, जैसे गुलाब गुलाब की तरह खिले, सूरजमुखी सूरजमुखी की तरह। इस अध्याय के अंत में ओशो एक गहरे लेकिन मौन से भरे स्वर में कहते हैं, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है मौन, प्रेम और स्वतंत्रता से भरपूर मनुष्य। एक ऐसा मनुष्य जो स्वर्ग को मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी अपने भीतर पाले। क्या आज का स्कूल एक बगीचे की तरह है जहां बच्चे खिलते हैं, या वह एक फैक्ट्री बन गया है जहां उन्हें सांचे में ढाला जाता है? ओशो अगले अध्याय में एक अत्यंत साहसी बात करते हैं। क्या बिना संस्था, बिना डिग्री और बिना प्रतिस्पर्धा के भी शिक्षा संभव है? क्या शिक्षा निराकार होकर भी सार्थक हो सकती है? अध्याय 6, संस्था से परे शिक्षा। क्या बिना डिग्री के ज्ञान संभव है? ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक अप्रत्याशित लेकिन सचमुच क्रांतिकारी दृष्टिकोण से करते हैं। वे कहते हैं कि जिस क्षण शिक्षा संस्था बन जाती है वह मर जाती है। ये बात झकझोरने वाली है, क्योंकि सदियों से हमने यही सीखा है कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय यही शिक्षा के मंदिर हैं। लेकिन ओशो कहते हैं ये संस्था जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे उनका मूल उद्देश्य स्वतंत्रता और जिज्ञासा पीछे छूट जाता है। वे सिर्फ प्रमाण पत्र बांटने वाले कारखाने बन जाते हैं जहां सोचने वाले नहीं, आज्ञाकारी नौकर तैयार होते हैं। ओशो कहते हैं कि जब कोई व्यवस्था शिक्षा को डिग्री और करियर से बांध देती है, तब शिक्षा का मूल उत्सव, सीखने की खुशी, नष्ट हो जाती है। बच्चे किताबों को इसलिए नहीं पढ़ते कि वे जानना चाहते हैं, बल्कि इसीलिए कि उन्हें परीक्षा पास करनी है। वे सवाल नहीं पूछते क्योंकि उन्हें डर होता है, क्या यह पाठ्यक्रम में है? और धीरे धीरे वे पढ़ना तो सीखते हैं लेकिन देखना भूल जाते हैं। वे लिखना तो सीखते हैं लेकिन अनुभव करना खो देते हैं। इस अध्याय में ओशो कहते हैं कि सच्ची शिक्षा की जरूरत संस्था नहीं, संवाद है। जहां दो चेतनाएं मिलती हैं, शिक्षक और विद्यार्थी, वहां शिक्षा स्वतः जन्म लेती है। वह किसी दीवारों से बंधी नहीं होती। वह जंगल में, पहाड़ों में, घर के आंगन में कहीं भी घट सकती है। लेकिन संस्था क्या करती है? वह शिक्षक को कर्मचारी बना देती है और विद्यार्थी को ग्राहक। और जब ज्ञान बाजार बन जाए तब वहां आत्मा नहीं, केवल सौदेबाजी बचती है। ओशो कहते हैं कि हमें बच्चों को पढ़ने से ज्यादा जीने की कला सिखानी चाहिए। और जीने की कला कोई संस्था नहीं सिखा सकती। ये तो जीवन के साथ सीधा संबंध है। आप एक संगीतज्ञ से संगीत सीख सकते हैं, एक चित्रकार से रंगों की भाषा, एक किसान से धरती का धर्म, एक योगी से मौन की शक्ति। लेकिन इन अनुभवों को कोई पाठ्यक्रम नहीं बांध सकता। इस अध्याय में ओशो यह भी कहते हैं कि प्रमाण पत्र बुद्धि का नहीं, केवल सामाजिक योग्यता का संकेत है। इसलिए जो बच्चे प्रमाण पत्र की दौड़ में नहीं जीत पाते, वे अपने को असफल मान लेते हैं, जबकि हो सकता है वे भीतर से सबसे मौलिक, सबसे रचनात्मक और सबसे संवेदनशील हों। ये कैसी व्यवस्था है जो डिग्री देने के लिए तो तैयार है, लेकिन आत्मा को पहचानने के लिए नहीं? ओशो पूछते हैं, क्या कभी कबीर, मीरा, रैदास, सुकरात, बुद्ध, किसी के पास कोई डिग्री थी? क्या उन्होंने कोई विश्वविद्यालय पास किया था? नहीं। लेकिन फिर भी वे आज तक सबसे गहरे शिक्षक हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन को जीकर जाना, न कि किताबों से सीखा। इस अध्याय के अंत में ओशो यह स्पष्ट करते हैं कि हमें एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ना होगा जहां शिक्षा व्यक्ति केंद्रित हो, न कि संस्था केंद्रित। जहां शिक्षक कोई पद न हो बल्कि एक स्थिति हो जो कभी पिता के रूप में प्रकट हो सकती है, कभी मित्र, कभी सन्यासी, कभी संगीतकार के रूप में। जहां शिक्षा का मतलब होगा तुम जो हो उसे जानो और उसके फूल को खिलाओ, चाहे वह किताबों से हो या जीवन से। क्या हमारी शिक्षा बच्चों को यह सिखा रही है कि वे कौन हैं, या केवल यह बता रही है कि उन्हें समाज क्या बनाना चाहता है? ओशो अगले अध्याय में इस प्रश्न का उत्तर एक और गहराई से देते हैं, जहां वे कहते हैं कि जब बच्चा स्वयं को जानने लगता है तभी समाज बदलता है। अध्याय 7, शिक्षा नहीं, संवाद, बच्चे को समझने की कला।
ओशो इस अध्याय की शुरुआत बेहद मार्मिक शब्दों से करते हैं। बच्चा कोई वस्तु नहीं है जिसे गढ़ा जाए, वह एक चैतन्य बीज है जिसे केवल उगने के लिए प्रेमपूर्ण वातावरण चाहिए। इस एक वाक्य में पूरी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की कमजोरी उजागर हो जाती है। हम बच्चों को सुधारने, अनुशासित करने और सफल बनाने की इतनी जल्दी में होते हैं कि हम उन्हें सुनना, समझना और महसूस करना ही भूल जाते हैं। हम मान लेते हैं कि हम जानते हैं और बच्चा नहीं जानता। लेकिन ओशो कहते हैं, शिक्षा का पहला कदम है विनम्रता, ये मानना कि बच्चा भी सत्य से जुड़ा हो सकता है। इस अध्याय में ओशो ये बात बहुत तीव्रता से रखते हैं कि बच्चे को अगर शुरुआत से ही प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान नहीं मिला, तो वह बड़ा होकर एक भयभीत, दबा हुआ और कृत्रिम जीवन जीने वाला व्यक्ति बनेगा। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, वह केवल वही सीखता है जो समाज उसे दिखाता है। डरो, चुप रहो, नंबर लाओ, दूसरों से आगे निकलो, अपने मन की मत सुनो। और इसी प्रक्रिया में उसका सबसे बड़ा खजाना, उसकी मौलिकता, खो जाती है। ओशो यहाँ शिक्षक की भूमिका को पूरी तरह से एक संवाददाता की तरह परिभाषित करते हैं। वे कहते हैं, शिक्षक वह नहीं है जो ज्ञान दे, शिक्षक वह है जो बच्चे के भीतर छिपे ज्ञान को पहचान कर उसे बाहर लाए। ये तभी संभव है जब शिक्षक और बच्चे के बीच डर का नहीं, विश्वास का रिश्ता हो। ओशो कहते हैं, अगर बच्चा आपसे डरता है तो वह आपसे झूठ बोलेगा, लेकिन अगर वह आप पर भरोसा करता है तो वह अपने सारे डर आपके सामने खोल देगा। इस अध्याय में एक अत्यंत मार्मिक बात आती है। ओशो कहते हैं कि बच्चे से बार बार ये कहना कि तुम गलत हो, तुम बेकार हो, तुम दूसरों जैसे क्यों नहीं हो, बच्चे के भीतर गहरे अपराध बोध और हीनता को जन्म देता है। और यही अपराध बोध बाद में अवसाद, क्रोध और हिंसा में बदलता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चा प्रेममय हो, तो आपको पहले उसे बिना शर्त प्रेम देना होगा। ओशो इस अध्याय में कुछ उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि एक बच्चा तब खिलता है जब उसे सुनने वाला कोई हो, जो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करे, जो उसकी बात को महत्व दे, जो उसे सिर्फ बच्चा नहीं, एक जीवित आत्मा माने। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें संवाद हो, वहाँ सवाल पूछना गुनाह नहीं होता, बल्कि सवाल पूछना साहस माना जाता है। ओशो कहते हैं कि संवाद का मतलब है, मैं तुम्हारी आत्मा का आदर करता हूँ, तुम मेरी आत्मा का। हम दोनों एक यात्रा पर हैं, जानने की नहीं, जागने की। इस अध्याय के अंत में ओशो एक अद्भुत बात कहते हैं, बच्चा अगर आपसे डरता है तो आप एक शिक्षक नहीं, एक दीवार हैं। लेकिन अगर बच्चा आपसे खुलकर हंस सकता है, अपने सपनों को बांट सकता है, तो आप उसके लिए एक खिड़की हैं जो उसे आकाश की ओर ले जा सकती है। क्या आप अपने जीवन में कभी ऐसे किसी व्यक्ति से मिले जिसके सामने आप अपने डर और सपने दोनों कह सके बिना किसी भय के? और अगर नहीं मिले, तो क्या आप खुद किसी के लिए वह व्यक्ति बन सकते हैं? ओशो अगले अध्याय में इस प्रश्न को और गहराई देते हैं, जहां वे बताते हैं, जब शिक्षा केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर की यात्रा बन जाती है, तब समाज में क्रांति का जन्म होता है। अध्याय 8, भीतर की शिक्षा, ध्यान और आत्मज्ञान की ओर। पहला कदम। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक जोरदार कथन से करते हैं, यदि शिक्षा तुम्हें अपने भीतर न ले जा सके, तो वह केवल शब्दों का बोझ है। वह बार बार कहते हैं कि आज की शिक्षा व्यवस्था केवल जानकारी देती है, लेकिन जागरूकता नहीं। हम बच्चों को रटना सिखा रहे हैं, सोचने की कला नहीं। हम उन्हें तथ्यों का भंडार बना रहे हैं, लेकिन उनके भीतर की आंख खोलना भूल गए हैं। ओशो कहते हैं कि एक सच्ची शिक्षा व्यवस्था वही है जो बच्चा पैदा होते ही उसे भीतर की यात्रा के लिए तैयार करे। और इस यात्रा का पहला साधन है ध्यान, मेडिटेशन। यहाँ ओशो ध्यान को किसी धार्मिक क्रिया की तरह नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक, स्वाभाविक, मानवीय प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, ध्यान का अर्थ है मन को देखना, विचारों से दूरी बनाना, भीतर एक साक्षी भाव में जागना। ओशो कहते हैं कि ध्यान का अभ्यास जितनी जल्दी शुरू हो, उतना बेहतर है। बच्चे को अगर 5-6 साल की उम्र से ही कुछ मिनटों के लिए मौन में बैठना, सांसों को देखना, अपने भीतर की ध्वनि सुनना सिखाया जाए, तो वह एक गहरे संतुलन, मौन और आत्मविश्वास के साथ बड़ा होता है। ओशो के अनुसार ध्यान कोई विषय नहीं, बल्कि हर विषय का आधार होना चाहिए।
अगर बच्चा ध्यान के साथ विज्ञान सीखे तो वह सिर्फ प्रयोग नहीं करेगा, बल्कि प्रयोगों के पीछे छिपे रहस्य को भी समझेगा। अगर वह ध्यान के साथ भाषा सीखे तो शब्द उसके हृदय से निकलेंगे, केवल स्मृति से नहीं। और अगर वह ध्यान के साथ गणित सीखे तो संख्याओं में भी उसे सौंदर्य और संतुलन दिखाई देगा। इस अध्याय में ओशो एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि शिक्षकों के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि एक अशांत शिक्षक कभी शांत मन पैदा नहीं कर सकता। शिक्षक को खुद पहले अपने भीतर मौन, विश्रांति और अवलोकन लाना होगा। तभी वह बच्चे को सिखा सकेगा कि जीवन केवल ज्ञान का मामला नहीं, बल्कि अनुभूति का सौंदर्य है। ओशो कहते हैं कि आज स्कूलों में हर चीज़ है, क्लासरूम, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, स्पोर्ट्स ग्राउंड, लेकिन नहीं है तो केवल एक चीज़, मौन का एक कोना, एक ऐसी जगह जहाँ बच्चा कुछ न सीखे, केवल हो। ओशो कहते हैं कि जब बच्चा केवल बैठता है, किसी भी उद्देश्य के बिना, तब वह अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ रहा होता है, अस्तित्व के साथ एक हो जाने का। ओशो इस अध्याय के अंत में ध्यान को शिक्षा के केंद्र में लाने की पुरजोर वकालत करते हैं। वह कहते हैं कि अगर शिक्षा का अंतिम लक्ष्य एक पूर्ण मानव का निर्माण है, तो वह तब तक संभव नहीं जब तक हम उसे उसके भीतर की यात्रा पर ले जाने का मार्ग न दें। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप कौन हैं वास्तव में? उस पहचान से परे जो समाज ने दी है, स्कूल ने दी है, परिवार ने दी है। क्या आपने कभी भीतर उतरने की हिम्मत की है, बिना किसी गाइड, बिना किसी डर के? ओशो अगले अध्याय में इसी प्रश्न की गहराई में उतरते हैं, जहां वह शिक्षा को केवल व्यक्तिगत विकास नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जागरण की प्रक्रिया बताते हैं। अध्याय 9, जीवन ही शिक्षा है, हर क्षण एक गुरु है। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद खूबसूरत सवाल से करते हैं। क्या शिक्षा सिर्फ बचपन और किशोरावस्था तक सीमित है, या क्या यह पूरी उम्र चलने वाली, हर क्षण बदलती, हर दिन सिखाती प्रक्रिया है? वे कहते हैं कि जब हम शिक्षा को केवल स्कूल, डिग्री और करियर तक सीमित कर देते हैं, तो हम जीवन के सबसे बड़े शिक्षक को खो देते हैं, अनुभव। ओशो के अनुसार जीवन ही सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि वही हमें वो सिखाता है जो कोई पाठ्यक्रम नहीं सिखा सकता। प्रेम, हानि, मौन, धैर्य, मृत्यु, समर्पण। ओशो इस अध्याय में शिक्षा को एक जीवित नदी की तरह देखते हैं, जिसका कोई निश्चित किनारा नहीं, कोई निश्चित दिशा नहीं, लेकिन जिसकी हर धारा हमें अपने भीतर की ओर बहा ले जाती है। वे कहते हैं कि एक सच्चा शिक्षित व्यक्ति वह नहीं है जिसने बहुत कुछ पढ़ा हो, बल्कि वह है जो हर अनुभव से सीखने की क्षमता रखता है। ओशो कहते हैं, जब आप दुख में होते हैं तब वह शिक्षा है, जब आप प्रेम में होते हैं वह भी शिक्षा है, जब आप खो जाते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, हर क्षण अगर सजगता से जिया जाए तो वही आपकी पाठशाला बन जाता है। इस अध्याय में ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि शिक्षा को जीवन से अलग करके हमने उसे निर्जीव और यांत्रिक बना दिया है। हमें फिर से ऐसे माहौल की ज़रूरत है जहाँ बच्चा किताबों के साथ साथ पेड़, नदी, चिड़िया, बादल और मौन से भी सीखे, जहाँ शिक्षक केवल विषय का झाता नहीं, जीवन का साधक हो, जो यह न कहे कि मुझे सब आता है, बल्कि यह कहे मैं भी खोज में हूँ, आओ साथ चलें। ओशो अंत में एक बेहद सुंदर बात रखते हैं, अगर शिक्षा जीवन की ओर ले जाती है तो वह सच्ची है। अगर वह जीवन को और गहरा और सुंदर और सजग बनाती है तो वह ज्ञान नहीं, बुद्धत्व की ओर पहला कदम है। वे यह भी कहते हैं कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य स्वतंत्रता है, बच्चे को किसी ढांचे में ढालने की कोशिश नहीं, बल्कि उसे उसकी अनोखी सुगंध में खिलने देना, क्योंकि हर आत्मा का रंग, रूप, गति अलग है, और यही सौंदर्य है। क्या आप अब तक जो भी सीखे हैं, क्या वह आपको भीतर से स्वतंत्र बनाता है, या और अधिक जटिल, भयभीत और असली? क्या आपकी शिक्षा ने आपको आपके स्वयं से जोड़ दिया है, या आप अभी भी खुद को खोज रहे हैं? यदि उत्तर खोज रहे हैं, तो ओशो कहते हैं यही सही शुरुआत है, क्योंकि सच्ची शिक्षा वहीं से शुरू होती है जहां हम खुद को खोजना शुरू करते हैं। ओशो की पुस्तक शिक्षा और जागरण केवल शिक्षा पर एक किताब नहीं, ये जीवन को समझने और जीने की एक पूरी नई दृष्टि है। यह हमें सिखाती है कि शिक्षा न तो पाठ्यक्रम है,
न ही परीक्षा, बल्कि एक आत्मिक क्रांति है जो व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने की क्षमता रखती है। अगर हम शिक्षा को केवल नौकरी और समाज के ढांचे तक सीमित रखेंगे तो हम केवल मशीनें बनाएंगे। लेकिन अगर हम शिक्षा को चेतना, प्रेम और स्वतंत्रता की ओर मोड़ेंगे तो हम बुद्ध, कबीर, मीरा और विवेकानंद जैसे जीवित चमत्कारों को जन्म देंगे।